So welcome back to the new video lectures. In the previous lecture, we have discussed only the Indian federalism structure, nature. But in this video, we are going to discuss about the emerging trends related to the Indian federalism. जो हम recent trends in Indian federalism की बात करें, तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा introduction देख लेते हैं कि इसके अंदर कहा क्या गया है. A government can be classified into one or two categories based on the concentration and the distribution of power. कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है दो कैटेगरीज के अंदर कि किस बेसिस के ऊपर उसके पास पावर कितनी होल्ड कर रहा है, वो कितनी कंसंट्रेशन ऑफ पावर उसके हैंड्स में है और कितना जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग यूनिट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर. तो दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, वो होती है यूनिटरी और फेडरल. पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम देखें तो फेडरल जो है, फेडरल नेशन स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ सेवरल स्टेट्स. मतलब फेडरल नेशन स्टेट क्या होता है, एक बहुत सारी स्टेट्स का मिलके एक जो नेशन स्टेट बनता है उसको हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर फेडरल नेशन स्टेट कहते हैं. अगर आगे देखने की कोशिश करें तो वो कहता है कि ऑल पावर आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूनिटरी सिस्टम. कहता है कि अगर जब सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास होल्ड कर लेता है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं. लेकिन जब फेडरल स्टेट की बात करते हैं तो फेडरल स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो पावर होती है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट की होती है सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली. जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का वो बहुत इफेक्टिव होता है एंड डेमोक्रेटिक होता है अगर हम यूनिटरी सिस्टम से उसको कंपेयर करें. रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट गिव द स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड सब्जेक्ट विच अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज बट द यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर ऑन सब्जेक्ट देन द स्टेट गवर्नमेंट. कहता है कि जो इसमें क्या गया कि दो हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. उसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं कि किसके ऊपर जो है वो कौन लॉज बनाएगा. लेकिन ज़्यादातर हमें पावर किसके हाथ में देखने को मिलती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलती है अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की कंपैरिजन में उसकी बात करें. उसके बाद कहता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर करते हैं तीन तरीके के साथ. जैसे ये बोल रहा है कि यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो स्टेट को क्या करते हैं कि वो उनको फॉलो करना पड़ता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिसीजंस होंगे या मेजर डिसीजंस होंगे, ऑर्डर्स होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे, उनको स्टेट को फॉलो करना पड़ता है. And central government and state government separate subject which can make laws, but even the dispute and emergency, the central law take precedence over the स्टेट लॉ. कहता है कि अलग अलग तो हमने सब्जेक्ट्स दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं कि किसके ऊपर जो है वो स्टेट लॉ बनाएगी और किसके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगी या कोई अपना जुरिडिक्शन जताएगी. लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी चीज़ को लेके तो उस समय जो सेंटर की जो लॉज होंगे ना वो उन पे भारी पड़ जाएंगे. और इसी बात पे हम इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको हम क्वाजी फेडरल के नाम से जाना जाता है. और ये जो टर्म थी क्वाजी फेडरल ये किसके द्वारा दी गई थी, केसी व्यारे जो थे उनके द्वारा बताया गया था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है ना ही वो यूनिटरी है और ना ही वो प्योर फेडरल है बल्कि वो एक क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है. ठीक है. उसके बाद हम जो डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहता है. जैसे 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 ही हमें इंडिपेंडेंस मिला तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, डोमिनेंस गेन कर लिया सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. और इसके चलते हमें क्या देखने को मिला, कोऑर्डिनेशन देखने को मिला सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और विद इन अ वन पार्टी डोमिनेंस. ठीक है. व्हेन नॉन कांग्रेस पार्टी टुक पावर इन मैनी स्टेट 1967 के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज भी हमें उभर के आती हैं और वो क्या करती हैं, डिमांड करती हैं क्या, मोर ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, फाइनेंशियल जो पैसे के रिलेटेड जो भी कोई काम काज या मामले होंगे वो खुद ही वो करें ताकि वो जो है सेंटर के ऊपर डिपेंड ना रहें. और ऐसी एग्जांपल जो है वो कुछ स्टेट्स की बात करते हैं जैसे वेस्ट बंगाल आ गया, तमिलनाडु आ गया, पंजाब आ गया. ये चाहते थे कि उनको मोर एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना कुछ काम काज खुद से संभाल सकें. और बहुत सारी पार्टीज भी हैं वो जो
जैसे ये होगी DMK होगी तमिलनाडु के अंदर, SAD पंजाब के अंदर होगी, TMC होगी वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी जो है वो स्टेट ऑटोनॉमी की मांग करने लगे। उसके बाद आता है द डिमांड फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्टेट इन इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर हमें जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है। इसका जो लार्जर रीजन है वो कश्मीर, मतलब लार्जर रीजन ऑफ कश्मीर विच हैज़ बीन सोर्स ऑफ कनेक्शन। जो कश्मीर का मतलब ज़्यादातर एरिया है वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। 1947 के पहले की बात करें तो द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है, JNKC, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी ऑन जून 2000। ठीक है, तो क्या करती है ये गवर्नमेंट, क्या करती है, एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हमने क्या करना है, स्टेट ऑटोनॉमी देनी है अपनी स्टेट को। कितनी तारीख को करती है, जून 2000 को। और उसके बाद जो है मतलब अकाली दल के DMK ये पार्टीज भी हो अपना डिमांड करने लगती हैं। और बट ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट अपोज करती है, कौन सी, BJP गवर्नमेंट कहती है, जो सेंट्रल लेवल पे थी वो अपोज करती है, और ये कहती है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमस पावर्स नहीं दे सकते क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। ठीक है, प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन नहीं है। और जो BJP गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि कंट्री को यूनाइट रखा जाए, पीसफुल रखा जाए एंड प्रॉस्पेरस रखा जाए। तो उसी के चलते क्या होता है कि 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं राज्यसभा के अंदर, और कन्वर्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेटस से, जैसे कन्वर्ट जम्मू एंड कश्मीर ऑटोनोमस स्टेटस आर्टिकल 370 इंटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। कैसे करते हैं, जो आर्टिकल 370 था ना जिसने ऑटोनोमस स्टेटस प्रोवाइड करके रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको वो तोड़ देते हैं, जो समझो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एक 2 यूनियन टेरिटरी बना के। उसके बाद जो है वो डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट्स की भी हमें डिमांड उभरती हुई देखने को मिली। जैसे होता है कि अलग अलग इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, और इसके अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिक्स है वो किसके बेसिस पे चलती है, रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे। और जो डिमांड है ना अलग अलग स्टेट्स की, डिमांड फॉर स्मॉल एंड न्यू स्टेट अरोज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। अरोज मतलब बढ़ती हैं, हम उभरती हुई देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर, रीजन, रिलीजन और लैंग्वेज। इनकी वजह से हमें अलग अलग एरिया से हमें डिमांड एक उठती हुई देखने को मिलती है, किसके लिए, हमें एक न्यू स्टेट बना दिया जाए जहाँ, तो हमें इससे अलग कर दिया जाए। उसके बाद बोलता है कि न्यू बाइफर्केटेड स्टेट की जैसे बात करता है, चंडीगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये जो है न्यू स्टेट बनाई गई हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स को उनसे तोड़ के या उनसे निकाल के, ड्यू टू द बेसिस ऑफ रिलीजन हो या चाहे रीजन हो या लैंग्वेज के बेसिस पे हो। उसके बाद वो डेटा बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हैज़ इंक्रीज 29 एंड नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज़ इंक्रीज 9। तो शायद ये मेरे हिसाब से गलत है, 29 नहीं 28 होना चाहिए था, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 9, चलो ठीक है। और उससे पहले क्या थी, 7 यूनियन टेरिटरीज थी 5 अगस्त 2019 के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बीइंग न्यू यूनियन टेरिटरीज, 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, तब जाके हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। उसके बाद कहता है कि जो विद द वेरियस स्टेट स्टिल डिमांड बट द प्रोसेस इज़ फार फ्रॉम ओवर। अब प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं होता। क्या होता है कि अभी भी जो है वो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ने डिमांड की थी, उसी तरह से अभी भी जो है वो डिमांड एग्जिस्ट करती है। जैसे विदर्भ है महाराष्ट्र से, वो चाहता है कि मेरे को अलग स्टेट बना दिया जाए। गोरखानंद जो है वो वेस्ट बंगाल से है, वो चाहता है कि मेरे को अलग कर दिया जाए। और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, एंड हरित प्रदेश एंड पूर्वांचल फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, ये चाहते हैं कि हमको एक अलग स्टेट बना दिया जाए। उसके बाद अगर आप यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, नहीं तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि द आर्टिकल 53 पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। कहता है कि जो आर्टिकल 53 है ना और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है
ये कहता है कि यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए। देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। एंड आर्टिकल 5 मतलब आर्टिकल 55 ये कहता है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब जो गवर्नर होगा स्टेट के अंदर उसको अपॉइंट किया जाएगा किसी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट सर्विसेज एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड government and the state government on the issues of governor selection, but the center has the odd and the president consider द व्यूज ऑफ चीफ मिनिस्टर बट द कंसर्न। मतलब कह रहा है कि जो गवर्नर होगा ना वो उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट जब गवर्नर को अपॉइंट करते टाइम वो चीफ मिनिस्टर के व्यूज़ को ले भी सकता है, जहाँ तो उनको इग्नोर भी कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि द इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है हमें। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। पहले होता है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम्स। इंडिया के पास कौन सा है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। और इट हैज़ बीन डोमिनेटेड बाई वन पार्टी सिंस इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट 2 decades। मतलब 20 साल तक किसने, वन पार्टी ने डोमिनेट करके रखा था। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। और जब 1967 की इलेक्शंस होती हैं तो उस समय क्या होता है, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो अल्टर हो जाता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि अब जो है वो वन पार्टी सिस्टम जो है वो ख़त्म होने वाला था, फेज आउट होने वाला था, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो अमर्ज होके आता है। और बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो है वो रोज़ मतलब उठती हैं और बिगिन कम्पीटिंग एट द नेशनल लेवल एंड मतलब स्टार्ट कर देती हैं, कम्पीट कर देती हैं नेशनल लेवल के ऊपर। उसको जो कांग्रेस है उसको टक्कर देने लग जाती हैं। एंड फेल्ट अल्टरिंग द फेडरल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और जो रिलेशन था सेंटर और स्टेट के बीच में उसको भी थोड़ा अफेक्ट करते हैं ये जो रीजनल पार्टीज उभर के आती हैं। उसके बाद कहते हैं ट्रेंड टूवर्ड कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कोलिशन गवर्नमेंट के रिलेटेड क्या ट्रेंड रहा है? Indian constitution describe a parliamentary form of government in which multiple political parties work together to reduce the power of any single parties। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मल्टी पार्टी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक साथ मिलके एक किसी सिंगल पार्टीज को पावर गेन करने से रोकती हैं। तो दैट इज द कोalition गवर्नमेंट होता है। एंड फॉलोइंग लार्जेस्ट पॉलिटिकल फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। मतलब कह रहा है कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिला 1947 के बाद, उस समय जो नेशनल कांग्रेस थी वही एक सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिली हमें अपनी कंट्री के अंदर, जो कि कंट्रोल करती थी सेंट्रल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी। अगर 1967 की जनरल इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो हमारा चेंज हो जाता है। और विद द कांग्रेस फेलिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब कांग्रेस क्या कर जाती है, जो हाफ ऑफ स्टेट थी जैसे 28 होंगी तो उसका हाफ में स्टेट क्या करती हैं, जो स्टेट्स के अंदर कांग्रेस फेल कर जाती है अपनी गवर्नमेंट बनाने से। और यहीं से जो होता है वो कोalition पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हो जाती है एंड वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। एंड सेवरल रीजनल पार्टीज हैव emerged, द कोalition गवर्नमेंट emerged नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल बट आल्सो एट द नेशनल लेवल के ऊपर भी हमें कोalition पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ना ही स्टेट के लेवल के ऊपर। तो इसी के साथ हमारा जो है ये मर्जिंग ट्रेंड्स खत्म होता है। इसका द सेंटर एंड द स्टेट शेयर पावर इन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट जो हैं वो पावर्स को शेयर करते हैं, और द सेंटर एंड स्टेट में हैव डिफरेंट पावर एंड अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सेंटर के पास और स्टेट के पास अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स होती हैं, अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। एज अ रिजल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट बोथ पावर टू बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल बट दीज पावर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे क्या किया गया है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है इक्वली। द यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड विच इज़ वाई इंडिया टर्म मतलब इंडिया को हमें बोलते हैं, इंडियन फेडरलिज्म को हम बोलते हैं क्वाजी फेडरल इन नेचर। ना ही पूरा फुल यूनिटरी है, ना ही पूरा फेडरल है, बल्कि एक क्वाजी फेडरल इन नेचर है हमारा इंडिया का फेडरलिज्म। द फेडरल गवर्नमेंट समटाइम इम्पोज इट्स विल ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी अपनी विल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज कर देती है, एज आल्सो अब्यूज आर्टिकल 365। मतलब नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, जहाँ कोई भी इमरजेंसी वो इम्पोज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी
विल के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। जैसे हमारे इंदिरा गांधी के केस में हमें देखने को मिला कि उसने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, उसके अंदर हमारे जो राइट्स थे सभी जो है वो वायलेट हो गए थे। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है के गवर्नमेंट्स के अंदर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्टेट डिमांड इंक्रीज एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टेट चाहती हैं कि हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, हमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ना रहना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉर फंडिंग के लिए या अपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। एंड उसके लिए स्टेट के ऊपर सेंटर के ऊपर हमें फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो उसके लिए डिमांड हमें राइज होती हुई देखने को मिलती है। एंड गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट मोर पावर और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑन द अदर हैंड इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, हाउएवर कंट्रीज लाइक इंडिया रिक्वायर ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कह रहा है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम ज़्यादा पावर्स दे दें या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दें, तो ये एक सोल्यूशन नहीं हो सकता कि एक नेशन डेवलपमेंट के लिए। एक डेवलपमेंट के लिए अगर हम स्टेट्स को पावर्स दे दें, अगर उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दें, तो ये एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, बल्कि इंडिया जैसी कंट्री को क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमें ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारा ये जो 1.2 है वो कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.3, जो कि होगा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत ही लेंथी टॉपिक होगा, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।